हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग दिसंबर 2022 मंथ की योजना मैगजीन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है आर्किटेक्चर। अब हम आज आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे फ्रेंड, जिसमें आप खुद ही आर्किटेक्चर हमारे हेल्थ से भी जुड़ा हुआ एक इशू है। ये कैसे? अभी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट एनकरेज करता है मतलब टूरिस्ट को उस प्लेस पे विज़िट करने के लिए। जब विज़िट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी हेल्थ से इश्यूज से जुड़े हुए होते हैं, जो वो भी रिड्रेस होते हैं। वो कैसे होते हैं आगे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड, इसमें यही कहा गया है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक सिटी एक प्लेस पे फोकस्ड है। मतलब सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब ज़्यादातर जो हैं मेगा सिटीज़ की तरफ मतलब इशारा करती हैं, उधर ले जाती हैं। और इसी की वजह से माइग्रेशन बहुत एनकरेज होता है। तो जो स्मॉलर टाउन्स हैं उनमें जो स्मॉल स्केल क्राफ्ट है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो डेन्यूड हो रही हैं। वो उनका दिन पर दिन गिरावट उसमें आती जा रही है। और मेगा सिटीज़ आपको बता दूं फ्रेंड, 10 मिलियन पीपल से ऊपर, मतलब 10 मिलियन पीपल से ज़्यादा की जो पॉपुलेशन होती है वो मेगा सिटीज़ होती है। और तो ये जान लेना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद देखिए, अगर सस्टेनेबिलिटी इंश्योर लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट बिकमिंग अनडली सेंट्रलाइज्ड। सस्टेनेबिलिटी अगर होगी ना, हम सस्टेन करके चलेंगे तो उससे लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट होगा और सेंट्रलाइजेशन की भी टेंडेंसी नहीं होगी। मतलब डिसेंट्रलाइज होगा लोकल लेवल पे भी। जैसे आपको पता ही है कि पंचायती राज है, ये है। तो अगर ये इफ़ेक्टिवली सब काम करने लगे तो लोकल लेवल पे इतना डेवलपमेंट होगा, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोकल क्राफ्ट जो हैं उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। जो हिस्टोरिकली एक पहचान चली आ रही है उस क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, उस कल्चर को पहचान, उसको मोनेटाइज किया जा सकता है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती है। तो वो चीज़ों को मतलब एक कल्चरली भी डेवलप होंगे, कल्चर जो है वो प्रिजर्व रहेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती रहेंगी, तो माइग्रेशन को कहीं ना कहीं रोकेगा। देखिए, माइग्रेशन को रोकने का एक ये भी काम कर सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें। फंक्शनिंग ऑफ मेगा सिटीज़ एंड मेट्रोपोलिस कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके हम लोग मेगा सिटीज़ की फंक्शनिंग और मेट्रोपोलिस को ग्रेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। मेट्रोपोलिस ये समझ लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वो मतलब आपके अराउंड 1 मिलियन के अराउंड जो पॉपुलेशन होती हैं ज़्यादातर। तो देखिए क्या इशू है कि स्मॉलर टाउन, डेवलपिंग स्मॉलर टाउन्स ऑफ अराउंड 1 लाख पॉपुलेशन एज ग्रोथ सेंटर एंड डेवलपिंग देम एज मैग्नेट विल गिव अदर विलेजेस एंड स्मॉल हैबिटेशन द चांस टू लर्न, अर्न एंड डेवलप विदाउट सेक्रीफाइसिंग देयर टाइम and energy in communication and travel. Preferring to stay nearby our parental region means enrichment in a community for family and individual life. अगर हम 1 लाख तक की पॉपुलेशन वाले स्मॉल टाउन्स को डेवलप करते हैं फ्रेंड, तो उसमें वो एक ग्रोथ सेंटर का काम करेंगे और वो अदर विलेजेस के तौर पे एक मैग्नेट्स का काम करेंगे। मतलब और विलेजेस को, स्मॉल हैबिटेशंस को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ डेवलपमेंट की तरफ खींचेंगे। और लोगों के वहाँ की जो लोकल पॉपुलेस है उसके पास सीखने की, लर्न करने की, अर्न करने की और डेवलप होने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी और बिना टाइम और एनर्जी को सेक्रीफाइस किए हुए कम्युनिकेशन में या ट्रैवल करने में मेगा सिटीज़ में, और अपने जो पेरेंटल रीजन है उस वहीं पास में स्टे करके, वहीं पे रह के, तो इससे क्या होगा, फैमिली और इंडिविजुअल लाइफ का भी एनरिचमेंट होगा फ्रेंड। तो समझ रहे हैं, मतलब एक ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है हर तरह से, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। तो ये चीज़ हमको देखनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये सभी आप लोगों को पता है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है। जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है ना, उसी के पास ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जिसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के लिए, और 3 किलोमीटर का रिवैम्प होगा जो कि राजपथ से राष्ट्रपति भवन राजपथ पे होगा, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का। ठीक है, इसमें 87 स्टोरीड बिल्डिंग्स होंगी जो कॉमन सेक्रेटेरिएट के लिए वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के। देखिए ये तो पार्लियामेंट के डेवलपमेंट से बात हुई। ये क्या हुआ, मतलब वही मेगा सिटी में डेवलपमेंट। देखिए हमें ये देखना होगा इसी के साथ साथ जो हमारी हिस्टोरिक सिटी सेंटर्स है ना, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। वो हमारे लिए, वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जो इंडिया के फ्रेंड मॉन्यूमेंट्स है ना, वो इर्रिप्लेसेबल है, सिग्निफिकेंट एसेट है नेशन के लिए और अपने लोगों के लिए, क्योंकि उनसे इमोशंस जुड़े हुए हैं, रिलीजन जुड़े हुए हैं, जैसे टेम्पल हो गया, और इमोशन जैसे मतलब ट्राइबल्स जो होते हैं उनके जो फॉरेस्ट एरियाज़ वगैरह हैं उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट सा उनका होता है। इकोनॉमिक होता है उनसे एसोसिएशन, हिस्टोरिक होता है, लॉन्ग टाइम से चला आ रहा, आर्किटेक्चरल होता है, आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होती है उसमें कि मतलब एंशियंट टाइम में देखिए ये चीज़ थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये साइट है, वो साइट है, जैसे हड़प्पन है, मोहनजोदारो है, लोथल है। तो ये वेरियस साइट्स जो हो गई, तो एक आर्कियोलॉजिकल वैल्यू भी उनकी होती है। तो फ्रेंड इनका जो कंजर्वेशन है ना, इनका कंजर्वेशन अगर करेंगे तो उसमें उसको कैसे कर सकते हैं, जिसमें क्राफ्टमैन यूजिंग ट्रेडिशनल मटेरियल, टूल्स एंड बिल्डिंग टेक्निक, एक ये सब क्या है ना, अगर इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं तो जो क्राफ्टमैन्स हैं, जैसे कि वो ट्रेडिशनल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया जा सकता है। उसी तरह से देखिए इंडिया का जो क्राफ्ट ट्रेडिशन है वो आज भी मतलब एंशियंट टाइम से अभी तक चला आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, और ये रिकमेंड किया जाता है कि ज़्यादा हम एम्फेसाइज करते हैं क्राफ्ट बेस्ड अप्रोच पे कंजर्व करने के लिए मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग्स को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे स्टेप ले रहा है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रिजर्वेशन के लिए हमारे नेशन के हेरिटेज को किस तरीके से, एक तो अवेयरनेस इंक्रीज़ कर दीजिए लोगों में, ठीक है, जो हमारे हेरिटेज हैं उनकी सिग्निफिकेंस की, और सिविल सोसाइटी जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है कि जब सिविल सोसाइटी अवेयर होगी अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो खुद ब खुद प्रिजर्वेशन एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उन्होंने लोकल एरिया डेवलपमेंट को इनकॉर्पोरेट किया है। अब लोकल एरिया डेवलपमेंट करेंगे, लोकल एरियाज़ में जैसे डेवलपमेंट होगा, मान लीजिए अयोध्या है, एक छोटी सिटी है, लेकिन वहाँ पे जो एक मैग्निफिसेंट जो राम टेम्पल का डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं करेगा? बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा भाई। उसके पास टूरिस्ट भी आएंगे, जो भक्त है वो तो आएंगे ही विजिट करने के लिए, लेकिन जो टूरिस्ट है वर्ल्ड लेवल पे नाम होगा कि देखिए इस तरह से बना है, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, ऐसे हुआ, ये चीज़ें लगी, तो टूरिस्ट अट्रैक्ट होके आएगा, और जो रिलीजियसली जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा।
तो ये क्या करेगा, लोकल क्राफ्ट और आर्ट को भी बूस्ट करेगा। अब लोग अपनी छोटी छोटी दुकानें लगा लेंगे मंदिर के आसपास और वो अपने लोकल कल्चर, लोकल क्राफ्ट्स को सेल कर सकेंगे। बाहर से लोग आएंगे, कहेंगे ये लोकल ट्रेडिशन की चीज़ है और ये जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिक है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, उसके बारे में जानेंगे, उससे लोग, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई ना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उस लोकल एरिया की आई। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंग होगी, बनाया जाएगा, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन होगा और लैंडस्केपिंग भी होगी। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में सारी चीज़ें होंगी। अब जैसे इसी का एक एग्जाम्पल आपको दे दें, एग्जाम्पल आपको फ्रेंड देना चाहेंगे कि जो निज़ामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है ना, वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है एक मॉडल प्रोजेक्ट कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। फ्रेंड, ये कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन क्या होता है, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन होता है जो सक्सेसफुल होता है। और इसमें क्या होता है कि लोकल कम्युनिटी जो है वो एंगेज होती है और बेनिफिट्स भी उसको मिलते हैं, उसको एंगेजमेंट के। तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती है उसका जो कंजर्वेशन है, उसका कंजर्वेशन हो रहा है ये लोकल पॉपुलेस के द्वारा, वहाँ की लोकल पॉपुलेस के। तो जो ये जो कंजर्वेशन एफर्ट है ना, ये एजुकेशन भी देते हैं, ये हेल्थ सर्विसेज भी देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं। ये जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं लोकल यूथ और विमेन के लिए। अब देखिए, सैनिटेशन, अर्बन इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग जैसे कि लैंडस्केप, नेबरहुड पार्क्स हो गए, स्ट्रीट इम्प्रूवमेंट हो गए, रिवाइवल ऑफ 700 ईयर ओल्ड लिविंग कल्चर जो कि सूफिज़म को दर्शाता है, और कव्वाली हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कल्चर का पार्ट है, इसमें हर कोई एंगेज्ड है, प्लस उस कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो उसके प्रिजर्वेशन की वजह से, उसके कंजर्वेशन की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने लोगों की स्किल। भाई कोई अगर वहाँ की ट्रेडिशनल एक्टिविटी चली आ रही है क्राफ्ट से लेके, तो वो होती रहेगी क्योंकि वो मॉन्यूमेंट प्रिजर्व्ड है, कंजर्व्ड है। तो जब वो मॉन्यूमेंट बचा है तो उस मॉन्यूमेंट से रिलेटेड जितना भी ट्रेडिशनली वहाँ पे लोग जो काम करते चले आ रहे हैं वो भी चीज़ प्रिजर्व रहेगी। तो ये कहा गया है कि जो ऐसा माना जाता है कि जो हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती की जो कम्युनिटी है वो अब एक पाइवटल रोल, मतलब एक ये समझ लीजिए कि निर्णायक भूमिका निभाएगा, किसमें, हेरिटेज के प्रिजर्वेशन में। जो खड़ा तो है उसके नेबरहुड में, जो कंजर्व कर रहा है कल्चर को और एज ए टूल, डेवलपमेंट के टूल के तौर पे काम कर रहा है सेवरल अदर सिमिलर हिस्टोरिक अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। इसको देख के दूसरे भी सीख के जो वहाँ का लोकल कल्चर है, लोकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसको कंजर्व करें, प्रिजर्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अपने आप बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड, इसको आई थिंक डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। हाँ, अब इसी में देखा, जैसे हमने बात की कि योजना में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है बृहदेश्वरा टेम्पल अ स्टैंड अलोन मार्वल। एल इसमें मिसिंग है, एल है। मार्वल मतलब ये समझ लीजिए कि एक चमत्कार टाइप का है, अपने 1000 साल पुराना है, मतलब ये 1000 साल से भी ज़्यादा हो गया। 1000 समथिंग 1009 वगैरह में एडी में इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। तो जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, बृहद मतलब बिग, तो ये कहाँ पे है फ्रेंड, थंजावुर में है। स्टनिंग मॉन्यूमेंट है, स्टनिंग मतलब आश्चर्यजनक। वॉल्यूम्स मतलब जो बताता है कि जो आर्किटेक्चरल मास्टरी है चोला एरा की, किस एरा की, चोला। प्रीलिम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ है, तंजावुर में है। यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में लोकेशन ही इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, पीसीएस वगैरह में। किसके एरा, तो ये चोला एरा का है। ये तो यूपीएससी पीसीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए
इसमें किसका टेम्पल है एक्चुअली बृहदेश्वर? शिव जी का टेम्पल है। तो शिवा टेम्पल लार्जेस्ट शिवलिंगा ऑफ द कंट्री, शिवलिंग लार्जेस्ट शिवलिंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग है देश का। और एक मैजेस्टिक नंदी बुल, मैंने आगे पिक्चर्स लगाई हैं, आप देखिएगा, ये देखिए, ये है आपका बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है। तो मैजेस्टिक बहुत बड़ा, मतलब ज़बरदस्त, बहुत बड़ा समझ लीजिए आपका बुल है जो स्टैंड, मतलब समझ लीजिए एक तरह से टेम्पल की रक्षा कर रहा है वो। और ये सेकेंड लार्जेस्ट नंदी है इंडिया में। और सिंगल इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, सिंगल स्टोन से कार्व्ड आउट है, सिंगल स्टोन। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में बन जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर 2016-17 का क्वेश्चन उठा के देखिए, ऐसे ही पूछता है कि सिंगल कार्व्ड आउट है या कैसे है। और अच्छा देखिए, ये कहाँ पे, तंजावुर में तो है, कावेरी नदी के बैंक पे, कावेरी रिवर के। इसको दक्षिण मेरू भी किया जाता। मेरू एक्चुअली फ्रेंड क्या है, एक विशाल पर्वत को कहा गया है, मतलब जो पृथ्वी के बीच में है, ऐसा हिंदुइज्म की मान्यता है, पुराण में जिसका जिक्र है मेरू पहाड़ का। तो उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि जो ये साउथ में है एक्चुअली, तो ये एक तरह से साउथ का पहाड़ से इसको कंपेयर कर दिया गया है, पर्वत, बहुत बड़े पर्वत से, मतलब विश्व का सबसे बड़े पर्वत से इसकी तुलना की गई है। तो दक्षिण मेरू टेम्पल के, अच्छा देखिए इस टेम्पल की इम्पोर्टेंस देखिए, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया और इसको ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल की संज्ञा दी गई है, बोला गया है। इसी के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे टेम्पल्स हैं, जैसे गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, ऐरावतेश्वर, सॉरी ऐरावतेश्वर टेम्पल। ठीक है फ्रेंड, तो ये है, इसी में आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक मिनट, ये इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे। बृहदेश्वर टेम्पल आपको पता है राजा राजावन, जो राजेंद्र चोला थे उनके फादर थे ये राजा राजावन। देखिए हमने आपको बताया था 1009 CE कॉमन एरा या AD बोल लीजिए, लॉर्ड शिवा की वर्शिपिंग के लिए ये बनवाया था इन्होंने। अब देखिए इसमें इसकी खासियत देखिए, ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसमें 244 मीटर ईस्ट वेस्ट और 122 मीटर नॉर्थ साउथ प्लेस्ड है, मतलब ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। और इसके अंदर शिव गंगई लिटिल फोर्ट भी है। तो ये जो फोर्टिफिकेशन है इन एडिशन टेकन ओवर ड्यूरिंग द रेनोवेशन। अच्छा, ये जो शिव गंगई लिटिल फोर्ट है ये बाद में जोड़ा गया है फ्रेंड। ये इनके क्या नाम है इनका, राजा राजावन जी के टाइम में नहीं था। तो ये सेवप्पा नायक है जो कि 17वीं सेंचुरी के टाइम में इन्होंने शिव गंगई लिटिल फोर्ट को इसमें अंदर बनवाया था। अब एक मोट है, लॉन्ग वाइड चैनल है जो कि रन कर रहे हैं फोर्टिफिकेशन के अराउंड, और विच शैल बी क्रॉस टू एंटर द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। टेम्पल कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करने के लिए ये समझ लीजिए कि एक लॉन्ग वाइड चैनल है, मोट है, ठीक है समझ। तो अब देखिए कुछ सब श्राइन्स हैं जो क्लॉइस्टर्ड हॉल्स समझते हैं, जो काफ़ी भव्य टाइप के, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब गुच्छेदार हॉल, जैसे देखा होगा आपने आर्किटेक्चर में बने रहते हैं। वो किस लिए? अष्ट दिक्पालकास। ये कौन होते हैं? अष्ट मतलब 8, दिक्पालक मतलब गार्जियन, डेटीज। तो डेटीज जो 8 डायरेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हिंदुइज्म में माना गया 8 डायरेक्शन है और होती भी हैं, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो है ही, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, तो उस हिसाब से ना। तो जिनको जो लॉर्ड गणेश हैं और हाँ, तो
तो उन्हीं अष्टदिक्पालक में जो है मतलब उसमें लॉर्ड गणेश हैं, टेम्पल यज्ञशालाई है, तो ये सब है। अब साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप देखेंगे, देखिए इतनी डिटेल में पूछता नहीं है लेकिन जान लीजिए, आपकी जानकारी इंटरव्यू में कुछ बता सकें, या इतनी डिटेल में ना प्रीलिम्स में आई होप क्वेश्चन बनेगा, मुझे तो नहीं लगता है अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर देख के, और ना यूपी पीसीएस या यूपीएससी में तो खैर कुछ भी बना सकते हैं, उनका तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस वगैरह में इस तरह नहीं आ सकता। मेंस में भी इतनी डिटेल नहीं लिखनी होती है, आपको ओवरव्यू में मेन आर्किटेक्चर फोकस करना होता है। विमान क्या होता है, शिखर क्या है, गोपुरम क्या है, गर्भगृह क्या है, ये सब चीज़ें आर्किटेक्चर के हिसाब से। साउथ वेस्ट कॉर्नर में श्राइन, हाँ साउथ वेस्ट कॉर्नर में गणेश, लॉर्ड गणेश की श्राइन है। ये सराभोजी टू के टाइम में बना हुआ। ये कौन है, मराठा किंग हैं फ्रेंड, मराठा रूलर थे थंजावुर में, किस डायनेस्टी के थे ये भी जान लीजिए, भोसले डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड, भोसले। मेरी राइटिंग इसमें ठीक नहीं बनती, आप समझ लीजिए। तो श्राइन जो है वो राजा के टाइम में बनी है, और हाँ ये मतलब ओवरऑल श्राइन की बात करें, द श्राइन बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ राजा मेंशन्ड इन द, हाँ देखिए एक स्क्रिप्चर है परिवार अलायट्टू पिल्लैयर। अब ये ऐसा नहीं कि इसका नाम याद करिए, ठीक है जान लीजिए, ठीक है पता है, थोड़ा सा लिंक करना आसान होता है, कहानी टाइप हो जाती है, स्टोरी टाइप में। तो वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है कि ये श्राइन जो है राजा के टाइम में, और ये फिर वेंडलाइज कर दी गई थी, मतलब लुटेरों द्वारा इसको मतलब लूटा गया और इसको हार्म पहुंचाया गया था, तो मराठा किंग ने इसे नया स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है फ्रेंड। ये एक्सट्रीमली ऑर्नेट स्कल्पचर गैलरी है, बहुत सुसज्जित है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सुंदर से बनी हुई है, और जिसमें सुब्रमण्यम अपनी कंसोल्ट वल्ली और देवासन की, सुब्रमण्यम जहाँ तक मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये लॉर्ड मुरुगन जो साउथ में बहुत पॉपुलर हैं, वहाँ के डेटी हैं, वहाँ के देवता माने जाते हैं लॉर्ड मुरुगन, तो उनको शायद सुब्रमण्यम भी बोलते हैं। तो उनकी कंसोल्ट्स वल्ली और देवासन हैं, उनको भी बड़ा सुसज्जित तौर पे दिखाया गया है, स्कल्पचर गैलरी में दिखाया गया है। डोर जो है, डोर गार्जियंस इस श्राइन के कौन हैं, डोर गार्जियंस भी तो हैं, स्कल्प्टेड आउट ऑफ ए वेरी शाइनिंग ग्रेनाइट स्टोन और स्टोन टब इंस्टॉल टू कलेक्ट एबुलेशन वाटर। समझते हैं, जब आप पूजा के लिए जाते हैं तो अपने हाथ पैर धो के जाते हैं, हिंदू टेम्पल में देखिएगा बाहर लोग हाथ पैर देते हैं फिर जाते हैं, तो इसी तरह अदर रिलीजन मुस्लिम वगैरह वज़ू करते हैं, तो इसी तरह हर रिलीजन में साफ़ सुथरे होके फिर विज़िट करते हैं। तो एबुलेशन वाटर नोट वर्दी फॉर वर्कमैनशिप, मतलब ये सब बनाया है, ये बहुत वाकई में मतलब काबिल तारीफ़ है ये। तो जो पिलर्ड हॉल है इन फ्रंट ऑफ द श्राइन, वो पोर्ट्रे क्या करता है, जो पिलर्ड हॉल है वो पोर्ट्रे करता है रॉयल मेंबर्स ऑफ मराठा किंग की पेंटिंग को, ठीक है फ्रेंड्स। ये इरेज मैं इसलिए कर देता हूँ कि चाहे मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, बाद में रिवाइज़ करना हो तो रिवाइज़ करें, समझा तो मैं देता ही हूँ, तो उसके बाद आपको समझ में तो सब आ ही जाता होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर बोला जाता है विमान, ये क्या होता है फ्रेंड, विमान क्या होता है भाई आखिर। विमान फ्रेंड एक्चुअली साउथ इंडिया में टेम्पल टावर को बोलते हैं, और यही चीज़ नॉर्थ इंडिया में जब आप जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में, तो ये चीज़ आपकी बन जाती है शिखर। क्या, शिखर, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ये शिखर और ये विमान वगैरह। तो ये क्या होता है कि विमान जो होता है ये गर्भगृह, जानते हैं जहाँ मेन डेटी रहते हैं, मेन डेटी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं। तो जो मेन डेटी है इस टेम्पल के, जैसे लॉर्ड शिवा, तो वो गर्भगृह में इंश्राइंड होती है उनकी मूर्ति, और उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है
ओवर स्ट्रक्चर ओवर द गर्भगृह, या कह दीजिए कि इनर सैंक्टम हिंदू टेम्पल में जो होता है साउथ इंडिया में उसे विमान, और ईस्ट इंडिया में भी विमान बोलते हैं जैसे उड़ीसा वगैरह में। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जब आते हैं जो गर्भगृह है उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को शिखर बोलते हैं, जो अभी मैं आगे सब आपको दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए, उसके बाद आगे पिक्चर देख लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेम्पल के इनसाइड देयर इज अ टेम्पल टावर फेमस एज, टेम्पल टावर बोला ना, विमान है जो एलिवेटेड 66 मीटर का है। देखिए ये फैक्ट इतने पूछे नहीं जाते, लेकिन आप जब इस तरह सुनते हैं ना तो खुद ब खुद चीज़ें दिमाग में हो जाती हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगर 66 नहीं भी याद है तो राउंड ऑफ में तो पता रहेगा आपको। विमान जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल टावर है वर्थ में, वन ऑफ द टॉलेस्ट, मतलब इतना ऊंचा है सोचिए। विमान स्टैंड ऑन ए स्क्वायर बेस मेजरिंग 29 मीटर और प्रोपोर्शनिंग ऑफ द सक्सेसिव टीयर्स ऑफ द विमान इज द रीजन बिहाइंड द विजुअली अपीलिंग अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब इतना अपीलिंग है, इतना अट्रैक्टिव लगता है। विमान जो है पिरामिडिकल विमान होता है। पिरामिड समझते हैं आप, ट्राइंगुलर शेप में, जैसे इजिप्ट के पिरामिड, मिस्र के आपने सुने होंगे, ये ट्राइंगुलर, ये पिरामिडिकल होते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोरुगेटेड विद मतलब एप्रोप्रिएट, मतलब लपेटा हुआ धातु या गत्ता कोई चीज़, कोरुगेटेड उसको बोलते हैं। एप्रोप्रिएट मोटिव, मोटिव क्या होते हैं समझते हैं, एक पिक्चर या पैटर्न या कुछ ऐसी चीज़, मतलब सजावट की चीज़ समझ लीजिए मोटिव। डिज़ाइन, फीचर, स्कल्पचर ऑफ वेरियस डेटीज़, बहुत सारे डेटीज़ के मतलब भगवान के स्कल्पचर। पिनेकल जो है, पिनेकल मतलब सोचिए चोटी, ऊंची ऊंचाई, तो वो डोम लाइक शिखर होता है। अब देखो शिखर नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है, इसलिए इन्होंने डोम लाइक शिखर बोल दिया। आगे दिखाऊंगा आपको डोम लाइक शिखर, पिनेकल ऑन विच सिट्स द 12 फीट टॉल गोल्ड प्लेटेड कलशम। कलश, कलश होता है, कलश सुना है, मटका, देखिए मटका बना हुआ होता है ऊपर। ठीक है, एपिग्राफिक एविडेंस, ये सारी इसकी स्पेसिफिकेशन है। आप इसको समझ लीजिए, विजुलाइज करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। रटना नहीं है, ये ना सोचिएगा अरे इतना फैक्ट, कोई बात नहीं, 2-3 बार सुनेंगे, जब जब टाइम मिले पीरियोडिकली सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने इंपॉर्टेंट वाली चीज़, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर तरीके तो अवेलेबल है। और ये इतना रटा नहीं जाता है, खुद ही पिक्चराइज करके इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा ऐसे है, आप विजिट करते ही होंगे टेम्पल तो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, आई होप आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। एपिग्राफिक एविडेंस क्या होते हैं, जैसे पुरातात्विक, मतलब जैसे हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल भी, जो मतलब जो एविडेंसेस वगैरह मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजी से, खुदाई उदाई से निकलते हैं, सिक्के निकले, ये निकले, क्राफ्ट मिल गए, मेटल निकले, तो वो एविडेंस, वो ये कहते हैं कि राजा राजा वन ने जो है प्रेजेंट किया गोल्ड कवर्ड फिनियल कलश, कलश को ही फिनियल भी यहाँ बोल दिया, गोल्ड कवर, सोने से कवर कलश था, वो विमान पे फिक्स कर दिया गया था। और 275 डेज ऑफ इज 25 रीजनल ईयर, मतलब देखिए ये इन्होंने ऑन द विमान ऑन द 275 डे ऑफ हिज 25 रीजनल ईयर, जानते हैं जो रेन करने का ईयर है, जितने दिन उन्होंने शासन किया है। तो 25 साल के शासन में शायद 275 दिन कुछ फिक्स किया होगा उन्होंने, उस पर लगे होंगे इसको गोल्ड कवर करने में कलश को, या उतने दिन बना रहा होगा। ये इतना स्पेसिफिकली उन्होंने क्लियरली योजना में नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसे ही कुछ। ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि हम परेशान हो जाएं ये क्या है, ये नहीं है, बस इतना बताया गोल्ड कवर था उनके टाइम में बस। आगम जानते हैं आप, आगम समझते हैं, जो तांत्रिक लिटरेचर है या स्क्रिप्चर हिंदू स्कूल्स का, उसका कलेक्शन, क्या तांत्रिक लिटरेचर या स्क्रिप्चर हिंदू स्कूल्स में उसका कलेक्शन। और आगम का मतलब होता है नीचे आया, केम डाउन, तो जो चीज़ ऊपर से नीचे आई वो मतलब ये माना जाता है स्क्रिप्चर्स ऊपर से नीचे आए, तो वो तो मतलब डायरेक्ट यहाँ पे वेद वगैरह जैसे माने जाते हैं, पुराण वगैरह। तो वो जो आगम, अकॉर्डिंग टू आगम क्या कहते हैं, विमान जो ऑन द टॉप ऑफ सैंक्टम सेक्टोरम इज सपोज टू रिप्रेजेंट
सूख मल बस सूख मलिंगा जान लीजिए। इसको मैंने बहुत उसमें भी ठीक से नहीं क्लियरली योजना में समझाया गया था और इतना पूछा भी नहीं जाएगा। गूगल पे भी मैंने इसको चेक किया लेकिन मुझे इसका कुछ ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं इसके बारे में। तो बस ऐसे रख लीजिए दिमाग में इसको। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इतने टर्मिनोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 बार पढ़ेंगे वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये क्या एक चीज़ मानी जाती है कि जो एक सैक्रेड माउंटेन है जिसे राजा राजा डिस्क्राइब करते हैं, विमान, उसी को दक्षिण मेरू कहते हैं। वही हमने कहा नहीं था आपको शुरुआत में जो बताया कि सैक्रेड माउंटेन है मेरू, जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा है, बीच में है, ऐसा हिंदू स्कूल ऑफ फिलॉसफी माना जाता है, हिंदुइज्म में बिलीव में। तो उस अब ये साउथ में है तो विमान को इसके जो है दक्षिण मेरू कहा गया है। इसको माउंटेन ऑफ द साउथ कह सकते हैं। जो कैलाश है, द टोपोग्राफी ऑफ कैलाश been recreated as a stone based relief on the eastern facade. Facade समझते हैं, मुखौटा, ईस्टर्न मुखौटा, decorated with the deity scene of Kailash representing the divine family of Shiv with Devi, Ganesh, मुरुगु, नंदी, ऋषि एंड अदर सेलेस्टियल बने। इसमें कुछ खास नहीं, इन्होंने कहा कि टोपोग्राफी कैलाश पर्वत आपने जो सुना है तो हैज़ बीन रिक्रिएटेड, उसकी टोपोग्राफी को रिक्रिएट किया गया है स्टोन बेस्ड रिलीफ में ऑन द ईस्टर्न फैकेड, ईस्टर्न मुखौटों पे, जिसमें डेकोरेटेड विद डेली सीन ऑफ, जिसमें कैलाश की डेली सीन को दिखाया गया है। कैलाश पर्वत सुना होगा ना। तो वो डिवाइन फैमिली को पूरी दिखाता है। शिव जी हैं, फिर देवी जी हैं उनके साथ, और गणेश जी हैं, मुरुगु जी हैं, और नंदी हैं, ऋषिज हैं, अदर सेलेस्टियल बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारा दिखाया है। अब देखिए, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके लाता हूँ कि आप लोग कम से कम समझिए। बृहदेश्वर टेम्पल अगर कोई नहीं विजिट किया है, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया ने, साउथ इंडिया में नहीं विजिट किया, तो ये देख ले, अंदाज़ा लगा ले। नंदी बुल होते हैं तो उनकी ये देखिए, ये ऐसे प्रोटेक्टर कंसीडर किए जाते हैं। मंडपम, एंट्रेंस गेट, समझ रहे हैं, एंट्रेंस, 4 मंडप हैं, इधर से घुसे, इधर से एंट्री, इधर से एंट्री, उधर से एंट्री, इस तरह से। विमान, ये शिखर जिसे नॉर्थ इंडिया में चोटी, ठीक है, शिखर इन्होंने लिख दिया है। एक्चुअली क्या है, नॉर्थ इंडिया में जिसे शिखर बोला जाता है, साउथ इंडिया में वो कलश को ही शिखर बोल देते हैं। ये देखिए शिखर इन्होंने इसको बोला है, ठीक है। अब देखिए ये बृहदेश्वर टेम्पल की लोकेशन कितनी अट्रैक्टिव है। जो आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, याद होगा कि एक वाइड चैनल टाइप का है, वाटर चैनल टाइप, तो इसी तरह उसको पार करके फिर ये टेम्पल आप पहुँचते, बृहदेश्वर टेम्पल नियर कावेरी रिवर। अष्टदिक्पालकास बताया था, 8 डायरेक्शन जो गॉड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। और ये तंजौर की लोकेशन थोड़ा सा दिखाने, यहाँ पे कहीं है फ्रेंड, यहाँ कहीं पे। अब इसमें आपको दिख तो रहा नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा चलिए आइडिया के लिए बता दें कि किस, कम से कम इतना तो पता हो कि साउथ ईस्ट लोकेशन में है। तमिलनाडु की कहाँ पे होगा, यहाँ पे है, बिल्कुल नीचे नहीं है, तमिलनाडु में थोड़ा सा वहीं पे है तंजावुर, है कोस्टल एरिया, कोस्टल सिटी के पास ही, ठीक है। चलिए, कोस्टल एक्चुअली तंजावुर नहीं है, लेकिन पास ही है कोस्ट के। तो ये देखिए, अब आ गई नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की बात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये क्या है भाई, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप सभी जानते हैं, उनके ऑनर में, उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया। कब बनाया गया है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस वगैरह में कभी भी पूछ सकता है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई हिस्टोरिक पुरानी चीज़ है तो उसकी डेट नहीं पूछ सकते, लेकिन ईयर ही पूछ लेगा। 17 में बनाया, 2017, 18, 19, 20, कब बनाया गया, 18 में बनाया। 31 अक्टूबर वो इस यूनिटी डे भी मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। 140th बर्थ एनिवर्सरी पे सरदार पटेल की इसको डेडिकेट किया गया था नेशन को। उसके बाद जो है ये साधु बेट आइलैंड
पे लोकेटेड है, जो कि नर्मदा रिवर पे जो फ्लो करती है किसके बीच में, सतपुरा और विंध्या माउंटेन की रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। सरदार पटेल को ये दिया जाता है, इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने 560 प्रिंसली स्टेट को प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में यूनाइट किया था टू बिल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने के लिए। इसलिए स्टैचू को नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी दिया गया। ये टॉलेस्ट स्टैचू है फ्रेंड वर्ल्ड में, समझ रहे हैं, टॉलेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया में इससे पहले जो भी टॉलेस्ट रहा हो, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के बाद टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड हमारा 182 मीटर्स के साथ। इसकी तो हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्पेस से इसको बताइए देखा जा सकता है, क्या इम्प्रेसिव हाइट है ये पूरे वर्ल्ड में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैचू कैपेबल है एंड्यूरिंग विंग गस्ट ऑफ 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर हवाएं चल रही हो और 6.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आ जाए या उससे ज़्यादा भी, तो उसको उसमें भी ये समझ लीजिए बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, हिलेगा नहीं। मतलब ये समझिए इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। ग्रेट ग्रेट वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल पब्लिक डिज़ाइन की बात करेंगे। ये क्या है फ्रेंड, योजना में इसके बड़ा जिक्र आया। ये आप जानते हैं कहाँ यूज़ करेंगे आप यूनिवर्सल पब्लिक डिज़ाइन वाली चीज़? ये फ्रेंड आप यूज़ करेंगे, जो आजकल जो पब्लिक डिज़ाइन है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली, स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली, मतलब हर किसी को एक्सेप्टेबल। पब्लिक में तो डिसेबल्ड भी आते हैं, तो क्या वो बेचारे डिसेबल्ड हैं तो क्या उनको हक नहीं है टूरिज़्म के लिए, घूमने के लिए? तो उनके फ्रेंडली एक्सेसिबल हो, तो इसलिए उसे यूनिवर्सल पब्लिक डिज़ाइन। अब इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पर्सन विद सिग्निफिकेंट डायमेंशन ऑफ आर्किटेक्चर, सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन बता ही दिया। अब उसमें क्या आप पढ़ लेंगे समझ में ही आ जाएगा। फ्रॉम द स्पेशल नीड कोशेंट ऑफ डेमोग्राफी एंड डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंट्रैक्ट। इंडिया ने इनिशिएट किया क्या, सुगम्य भारत अभियान किस ईयर में आया, कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। क्रेडिबल स्टेप है टुवर्ड्स सस्टेनेबल गोल्स इन यूनिवर्सल डिज़ाइन। यूएन कन्वेंशन भी है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, UNCRPD, जो इंस्पायर करता है, फोकस करता है यूनिवर्सल डिज़ाइन के लिए। जी, ये सब में ये क्या हाईलाइट करता है, ये जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी UN का जो कन्वेंशन है, ये जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स है इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्रूवमेंट कर सके। कि एक्सेसिबिलिटी एक राइट है, अब कोई डिसेबल्ड है और आपने बिल्डिंग बना दी, अब वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, रैंप नहीं बना, आजकल रैंप आपने देखे होंगे बनते हैं, वो डिसेबल फ्रेंडली बनते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग सारी वैसे ही बन रही हैं जो डिसेबल फ्रेंडली। तो ये है कि उनका एक्सेसिबिलिटी एक राइट माना गया है, अधिकार है। अगर वो डिसेबल्ड है तो ऐसा नहीं कि आप डिसेबल्ड हैं तो इसलिए भाई आप नहीं, सबका अधिकार है, वो इस पृथ्वी पे है, वो भी इस हमारे समाज का हिस्सा है। उनके साथ एक इनजस्टिस, नेचुरल इनजस्टिस है, तो कम से कम हम तो उनके साथ कोई इनजस्टिस ना होने दें। तो उस तरह उनके लिए विशेष ध्यान दे के उनके फ्रेंडली, उनके हिसाब से बनाई जाए चीज़ें। तो मेंबर स्टेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल सिस्टमेटिकली रिमूविंग ऑब्स्टिकल एंड क्रिएटिंग inclusive solution for everyone irrespective of their functional capacity, characteristic and preferences। functional capacity, characteristic और preferences इनको छोड़ के कि उनकी फंक्शनल कैपेसिटी क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, इन सबको नज़रअंदाज कीजिए। आप हर किसी के लिए इंक्लूसिव सॉल्यूशन निकालिए कि ऑब्स्टिकल को रिमूव कीजिए कि वो सब जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब इम्प्रूव करें एक्सेसिबिलिटी को। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, स्वीडन, नॉर्वे, आई थिंक ये सारी आपकी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड भी आता है आई थिंक, और तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, ये फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है इनका बहुत ही बढ़िया गुड एग्जांपल है विज़न के क्षेत्र में देखने के लिए, विज़न फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है,
3 क्रूशियल एस्पेक्ट हैं इंक्लूसिव डिज़ाइन के किसी भी सिचुएशन में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट होना चाहिए एंटिटी का, जो इंक्लूज़न के लिए स्ट्रेटजीज़ को इवॉल्व करे, ठीक है। रिवॉर्ड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने चाहिए जो इस तरह के चेंजेस लाने के लिए शुरुआत करें, और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे इनिशिएटिव की, मतलब लगातार चलते रहे, ऐसे नहीं एक बार कर दिया शुरू के 1-2 साल हुआ फिर उसके बाद रुक गया, क्या नहीं अब पुराने नहीं, हमेशा होता रहा उसी फील्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये तो रही बात जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब बात आएगी चैलेंजेस की। तो एक मेजर चैलेंज जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या है, पॉलिसी लेवल पे और एग्जीक्यूशन लेवल पे। भाई पॉलिसी ही ठीक से नहीं बनती, और फिर पॉलिसी बन गई तो उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, मशीनरी में वो ठीक से, भाई उन्होंने कहा वो जगह विजिट करने गया कोई डिसेबल्ड पर्सन, अब वो विजिट करने गए, अब वो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि उनको रैंप, व्हील चेयर ये सारी मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। पता चला जा इतने लोग रहे, एक दिन में कैपेसिटी लोगों के पहुंचने की इतनी है, वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं या लौट रहे हैं कि वो होपलेस कि यार बताओ आए थे इतनी दूर और विजिट भी नहीं कर पाए। तो ये चीज़, ये चले, एग्जीक्यूशन बेटर होना चाहिए मशीनरी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, हायरार्की में। तो और दूसरा चैलेंज क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको इंक्लूसिव आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना। जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं उनको इंक्लूसिव आर्किटेक्चर, मतलब उनको इंक्लूसिव जानकारी होनी चाहिए हर तरह की, कि अच्छा भैया आप जो बना रहे हो भाई साहब, मिस्त्री जी, फलाने जी, या आर्किटेक्ट साहब, या वो भाई इंजीनियर साहब, सब लोग समझ लो ये डिसेबल्ड फ्रेंडली इस तरह से होना चाहिए, मतलब वेल प्लान। अब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो वेल एजुकेटेड, जो ऊपर हायरार्की है, वो तो समझ ही रहा है, वो तो पढ़ ही गया है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द होल स्ट्रक्चर एंड इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी फेल टू ब्रिंग दोज माइन्यूट चेंजेस फॉर यूनिवर्सल डिज़ाइन। वो माइन्यूट चेंजेस नहीं ला पाते, तो उनकी अवेयरनेस बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए अप्रोचेस और प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए। देखिए वही है, आर्किटेक्चर जो होता है वो इक्विटेबल यूज़ फॉर एवरी पर्सन, उसके डिफरेंशियल एबिलिटी को नज़रअंदाज करते हुए, मतलब सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज़ होना चाहिए, क्वालिटी सिंपल एंड इंट्यूटिव यूज़ होना चाहिए, कि मतलब यूज़ ऐसा कि हो सकता है ये चैलेंज वाला भी बंदा आ सके। भाई कई तरह के डिसेबल्ड हैं, विजुअली डिसेबल्ड हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, और डेफ हैं, मतलब बहुत सारे हर तरह से, तो सबका ध्यान रखना। इंट्यूटिव यूज, पीस ऑफ ऑडियो शुड हैव परसेप्टेबल इंफॉर्मेशन एंड इट्स लेआउट, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सब परसीव हो सके, मिल सके, और उसका लेआउट पूरा होना चाहिए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है, ऐसा ऐसा प्लान है और इसका ये लेआउट है। क्वालिटी ऑफ टॉलरेटिंग फॉर एरर्स इफ पीपल कमिट मिस्टेक ड्यू टू दिस। अब कुछ डिसेबिलिटी है और वो कुछ एरर, तो ये मान के चलिए ऐसा कि भाई उनके साथ फिज़िकली चैलेंज है तो उनके साथ ये इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो पहले से मान के चलिए कि भैया हमने बनाया था वो अब टूट गया, अब हम नहीं, वो आप पहले मान के चलिए ना, वो चैलेंजेस आएंगे, फिर से आपको उसको रिड्रेस करना है, तो ये चलेगा। क्वालिटी ऑफ यूजेज और एक्सेस शुड डिमांड लो फिजिकल एफर्ट, जितना कम हो सके फिजिकल एफर्ट, मतलब फिजिकली चैलेंज वाले के लिए फिजिकल एफर्ट का ही तो इशू होता है, तो उसको कम से कम रहे। ये मत सोचिए कि जो हेल्दी पर्सन है वो तो सब कुछ नहीं, आपको उनको प्रायोरिटी में रख के नज़र हर चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। एडिक्वेट साइज एंड यूज ऑफ स्पेस होना है। 4 Ds की बात की गई है, कितने 4 D, डिस्कवरिंग, डेफिनेशन, डेवलपिंग, डिलीवरिंग। डिस्कवर क्या करना है, आर्किटेक्चर में रियल एक्सक्लूजन क्या हो रहा है, क्या चीज़ छूटी हुई है, क्या चीज़ नहीं इन्वॉल्व की गई है, क्या चीज़ नहीं जोड़ी गई है, उसको डिस्कवर करिए, खोज के निकालिए। फिर
उनके क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं उनको बताइए, उनको डिफाइन कीजिए। और जो स्पेशल यूज़र्स हैं ना, उनके एक्सपीरियंसेस को लीजिए नोटिस में। और डेवलप क्या करना, आर्किटेक्चर सॉल्यूशन विद एंड यूज़र जो है उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डेवलप करना है। और डिलीवर कैसे करेंगे, जो आर्किटेक्चर सॉल्यूशन है सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आज तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एक्टिव हो गया, मान लीजिए अभी नई नई पॉलिसी है, पता चला 2 साल बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठंडा हो गया, इधर उधर नहीं, उसका सिस्टम हमेशा जैसे आज शुरू हुआ जितना फोकस करते हुए, उसी तरह फ्यूचर में भी वैसे ही फोकस बना रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, ये देखिए, यूनिवर्सल डिज़ाइन जो है वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है ग्लोबल कम्युनिटी को आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट जो इंडिया में है उनको विजिट करने के लिए। तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, बताइए। टूरिज़्म तो मतलब टूरिज़्म, आप जाइए यूरोपियन में कितनी कंट्रीज़ जो टूरिज़्म से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। तो जब यूनिवर्सल डिज़ाइन को अडॉप्ट करेंगे ना हम, तो जो पूरी दुनिया का टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होगा, ग्लोबल टूरिस्ट। अच्छा देखिए, आर्किटेक्चर फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हेल्थ और वेलबींग से भी जुड़ा है आर्किटेक्चर। वो कैसे, अब देखिए, पीपल जो है ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम अंदर ही, घरों के अंदरों या ऑफिस के अंदरों, इंडोर ऑफिस भी होता है, घर भी होता है, तो उसमें ज़्यादा बिताते हैं। जो कंट्रास्ट है अर्लियर, पहले के टाइम से उल्टा है। पहले लोग ज़्यादातर फील्ड में काम करते थे, बाहर काम करते थे, आउटडोर में। अब भाई लैपटॉप है, घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, एक क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, ऑफिस में बैठ कर पढ़ा, तो मतलब ये चीज़ है। आर रूटीन्स वर अलाइन टू द राइजिंग ऑफ सन एंड वर और सर्केडियन रिदम वर मैच्ड टू द सन। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है फ्रेंड, बॉडी क्लॉक जो नहीं होती 24 आवर्स की, वो सनराइज से मैच करता है। तो अब उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होगी, देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि जो हेल्थ है वो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइन करता है ना, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है हेल्थ के मामले में, कोई भी चीज़ को। अब जैसे उसने हेल्थ को बताया है कि हेल्थ जो है वो स्टेट है, क्या, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ आपको बीमारी नहीं है या डिसेबिलिटी नहीं है आप में, तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं, आप मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं। पता चला इंडोर में काम करते करते फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप मोनोटोनस शेड्यूल से। फिजिकली मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट से आप कितना, जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उससे हताश है। सोशली बहुत डिस्कनेक्टेड है, तो वो सब कहीं ना कहीं मेंटली आपको हैरस कर रहे, कहीं ना कहीं निगेटिव इफेक्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, वो चीज़ है। आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग आर क्लोजली, आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग ये क्लोजली लिंक टू द रिडक्शन इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इफ प्रॉपर थॉट इज पुट इन प्लेस। इनके ये कहने का मतलब है कि अगर आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, अगर सही से किया जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तो क्या हुआ, आपने छींक दिया उनको जुकाम हो गया, वो सारे। नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर है और थायराइड है और पता नहीं बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डेंजरस डिजीज़ हैं। तो ये सब क्या होता है ना कि जब हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी, हम लाइफ नहीं जीते। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि डिजीज़ सिर्फ, तो वो इंडोर में ही है, वही फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट, वही नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, इनके भी होने का खतरा होता है इनडायरेक्टली। ये WHO कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसा कि वो बता रहा है। इफ़ प्रॉपर थॉट इज, अगर सही से सिटी प्लानिंग और आर्किटेक्चर क्लोजली लिंक्ड है तो ये रिड्यूस करेगा। मतलब इसका मतलब अगर सही प्लानिंग नहीं हो रही तो चीज़ें बढ़ती होंगी ना, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्पेसेस फॉर वर्कआउट, मतलब काफ़ी वर्कआउट के लिए प्लेसेस, पार्क वगैरह अच्छे। रिक्रिएशन इंक्लूडिंग पार्क इंटीग्रेटेड विद अर्बन टेक्सचर होल्ड द की टू अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। बाइसिकल ट्रैक होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ बाइसिकल, नो कार जोन, कार वार ना हो, ग्रीन स्पेस हो, अदर मेजर इन सोसाइटी फॉर्म द बेसिस ऑफ ए मोर एक्टिव लाइफ स्टाइल।
यूज ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट्स इन बिल्डिंग दैट आर नॉन कार्सिनोजेनिक, जो कैंसर ना करते हो, कैंसरकारी ना हो, जैसे कि पेंट्स हैं, फर्नीचर हैं, फिनिशर्स हैं। अपहोल्स्ट्री समझते हैं क्या होता है? अरे यार, अपहोल्स्ट्री कुछ खास वो नहीं होता है, वो समझ लीजिए कि फर्नीचर ही के टाइप का होता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये सब नेसेसरी होते हैं प्रिवेंट करने के लिए बिल्डिंग ऑफ वीओसी, समझते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वीओसीज आजकल इनका बड़ा खतरा है, तो इनसे बचाते हैं। अगर आप इंटीरियर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो नॉन कार्सिनोजेनिक है, जैसे कि पेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, फिनिशेस हो गया, अपहोल्स्ट्री हो गया, तो नेसेसरी हैं जो कि वीओसीज को प्रिवेंट करते हैं, विच आर प्रूवन टू बी कार्सिनोजेनिक और लॉन्गर एक्सपोजर। और वीओसीज क्या होते हैं? ये कार्सिनोजेनिक होती, कैंसरकारी होते हैं लंबे एक्सपोजर से इनके। तो अ वेल डिजाइंड बिल्डिंग, अगर बढ़िया से डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग है तो वो एक एंटीडोट, विरोध का काम करेगी टू डेली हमड्रम समझते हैं, वो एक फीकी सी जिंदगी, ऑफिस वर्क और रिलीज फ्रॉम स्ट्रेस, इससे बचाएगी आपको अगर वेल डिजाइंड बिल्डिंग है। सही। तो ये हो गई आपकी। अब चलिए आगे लास्ट हमारा जो है वो देख लेते हैं, ऑल इंडिया सैनिटरी कॉन्फ्रेंस, इसी के संबंध में जो लखनऊ में 1914 में हुई थी, जिसने फाउंडेशन रखी थी करंट पैराडाइम ऑफ बिल्डिंग एंड सिटी प्लानिंग की। जो आज बिल्डिंग और सिटी प्लानिंग आप देखते हो आज के पैराडाइम में, ये लखनऊ में ऑल इंडिया सैनिटरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1914 में, उसी तभी से शुरू हुई थी, जिसमें हेल्थ और वेलबींग के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया था। और कंसेप्ट ऑफ हैविंग एन अप्रोप्रिएट लाइट इन स्ट्रीट्स में अप्रोप्रिएट लाइट होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस विट ऑफ एबिटिंग स्ट्रीट्स मेड इन अकॉर्डेंस लाइट टू इंश्योर एडिक्वेट सनलाइट सप्लाई होनी चाहिए इंटीरियर स्पेस ऑफ द सन। आजकल तो बिल्डिंग ऐसे खड़ी कर दी कि हमें लग रहा है जन्मों जन्मों तक लोगों के यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रही। सोचिए कितनी ख़राब लाइफ हो जा रही। तो ये सब अनसाइंटिफिक वे में जब आप कुछ भी बना दोगे तो फिर यही होगा। तो इसलिए हर चीज़ प्लान्ड, वेल प्लान्ड मैनर में होनी चाहिए। अनप्लान्ड जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो यही चैलेंजेस को ना जन्म देता है। तो दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल अर्बन बायलॉज एंड मेड लेटर इन इंडिया, और यही आधार बना बाद में कि लॉ बने, सिटी प्लान्स बाद में लेके आए। तो ये कॉन्फ्रेंस याद रख सकते हैं, योजना में आए, यूपीएससी इस टाइप की चीज़ें उठा लेता है। फिर आपको लगता है अरे यार कहाँ से आ गया यार, ऑल इंडिया सिटी सैनिटरी कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1914 में हुई थी। आपको लगेगा यार हिस्ट्री में कहीं हमने पढ़ा ही नहीं। भैया हिस्ट्री में नहीं, हिंदू या योजना, कुरुक्षेत्र, इस टाइप में भी हिस्टोरिकल चीज़ें जो आती हैं वो उठा के पूछ ली जाती हैं। तो अब सनलाइट अलॉन्ग विद द नेचुरल वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। ये रेमेडी है किसके आगे? मैनी इल्स ऑफ द टाइम लाइक टीबी जानते हो क्या होता है? वेंटिलेशन नहीं होगा टीबी ऐसे ही हो जाएगा आदमी को। तो ये चीज़ है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एनकम्पासेस वाइड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर। सारे मीनिंग आप समझ रहे, रोके, प्रमोट करे, बचाए, बढ़ाए, मतलब क्यूरेटिव होनी चाहिए, उसको मतलब सही करने के लिए, क्योर के लिए, रिहेबिलिटेटिव कुछ हो गया है गलत तो बाद में सही हो जाए, और पैलिएटिव दर्द से मुक्ति देने वाली देखभाल। ऐसी चीज़ कि लोग अंदर इंटरनल ही बहुत ज़्यादा पेन है, या तमाम चीज़ें। तो इंडिया को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग कोड्स को और स्टैंडर्ड्स को दैट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स पब्लिशेस टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इंडिया का अपना बिल्डिंग कोड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दिस इंक्लूड द नेशनल बिल्डिंग कोड। हाँ, इसी के तहत हमारा एक नेशनल बिल्डिंग कोड आया था 2016 में। अदर सब कोड्स भी हैं जैसे SP41 और द हैंडबुक ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड नेशनल लाइटनिंग कोड विच डील्स विद विजुअल कंफर्ट इन स्पेसेस। जो नेशनल लाइटनिंग कोड हो गया है जो विजुअल कंफर्ट दे लोगों को स्पेसेस में, मतलब देखने जा रहे हैं। बहुत से लोग कहते नहीं कि वहाँ यार स्ट्रीट पे जो वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है, बताओ वहाँ पे लोग जाते नहीं।
पूरी रोड है खाली पड़ी। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, हिंड्रेंसेस को ख़त्म करना है, यही मकसद है। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा सेशन, आप सभी लाइक करके कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कीजिए। देखिए आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे इतना मोटिवेट करेगा कि सोचिएगा कि मतलब ये मैं इसको एवर एंडिंग बना दूंगा। मतलब योजना कुरुक्षेत्र के नाम पे आपको ये दिमाग में आएगा, कार्डिनल लर्निंग क्लासेस की वीडियोस देख लो, उससे पॉइंट्स निकाल लो, भाई साहब मतलब पूरा तैयार, हमें योजना कुरुक्षेत्र की टेंशन ही खत्म। तो इस तरह है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड द सेशन।